हाँ जी, तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। वो था अपना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पे। तो हमसे पूछा जाता है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है। तो कुछ एक फीचर्स हैं जो हमें पता होना चाहिए किसके, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के, किसके, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के। अब होगा क्या, देखें। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में हम कुछ बातें करेंगे जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वो पहला क्या है, वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है, यूजर फ्रेंडली का मतलब ये है कि जो उसे यूज कर रहा है उसके लिए उसे यूज करना क्या हो, इजी हो, उसको टैकल करना इजी हो, उसे इसके बारे में पता हो कि हाँ वो कर सके। ठीक है। फर्स्ट क्या है, इजीली अवेलेबल। इजीली अवेलेबल का मतलब क्या है, वो आसानी से उसे मिल जाए। ठीक है, मार्केट में मिल जाए। ऐसा नहीं है इंडिया वाले को ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के लिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आता है अपना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे इफेक्टिव का मतलब ये है कि उसने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया है किसके लिए, ताकि प्रेगनेंसी ना हो। तो प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, कभी उसको भी यूज करे फिर भी उसकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो जाए, ऐसा नहीं है होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव। उसका अगर हमने यूज ही कॉन्ट्रासेप्शन के लिए किया है भाई, तो कॉमन सी बात है कि वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। अगर मान लो उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज कर रहे हैं फिर भी प्रेगनेंसी हो रही है या फिर फीमेल कंसीव कर रही है, तो क्या फायदा उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। ओके। फिर आता है अपना रिवर्सिबल। क्या होना चाहिए, वो रिवर्सिबल। अरे भैया, रिवर्सिबल का मतलब ये नहीं है कि तुम उसे वापस एक ही चीज को बार बार यूज करे जाओ। रिवर्सिबल का मतलब यहाँ पे रीयूजेबल नहीं है। एक बात याद रखना, कई बच्चे इसे रीयूजेबल समझ लेते हैं, नहीं। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, उसको रिमूव किया जा सके, उसको रिमूव किया जा सके। ओके, रिवर्सिबल का मतलब रीयूजेबल नहीं है। फिर आता है अपना फिर आता है अपना फिफ्थ पॉइंट। वो क्या है, साइड इफेक्ट उसके नहीं होने चाहिए, लेस साइड इफेक्ट। देखो, हर चीज के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर हैं, लेकिन साइड इफेक्ट क्या होने चाहिए, बहुत ही कम होने चाहिए। तो हम कहेंगे लेस साइड इफेक्ट उसके अंदर होने चाहिए। फिर आता है अपना सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है कि वो उसकी सेक्सुअल डिजायर या फिर उसका जो सेक्सुअल ड्राइव है उसमें इंटरप्ट ना करे। मतलब ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी नहीं होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है या मतलब वो डिस्टर्ब ना करे, उस प्रोसेस को डिस्टर्ब ना करे, ना ही फीमेल को ना ही मेल को। ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव जिससे जो कोई ह्यूमन है वो क्या नहीं कर पा रहा, अपनी सेक्सुअल ड्राइव ही नहीं कर पा रहा, सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं कर पा रहा, तो कॉमन सी बात है उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का फायदा ही क्या है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते ही उसे हैं जिसमें ह्यूमन क्या कर सके, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके, लेकिन फीमेल फिर भी कंसीव ना करे। तो हमने क्या पढ़े, इसके 6 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट क्या था बच्चों, पहला पॉइंट था अपना वो क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली। दूसरा क्या है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और साथ के साथ वो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव होने के साथ साथ वो क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का कतई मतलब नहीं है कि वो रीयूजेबल होना चाहिए। ठीक है, कभी सोचो कि रीयूजेबल कह रहे, नहीं, रीयूजेबल नहीं है यहाँ पर वर्ड। और इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम होने चाहिए। और सिक्स पॉइंट क्या है, वो किसी भी ह्यूमन की, बीट मेल बीट फीमेल, उसकी सेक्सुअल डिजायर या फिर सेक्सुअल ड्राइव में क्या नहीं करना चाहिए, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, आई समझ में। ओके जी, अब हम चलते हैं आगे। अब आते हैं अपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। उसमें से पहला मेथड है नेचुरल मेथड। क्या है बच्चों, नेचुरल मेथड। इसमें क्या है, हम नेचुरल
नेचुरली क्या करेंगे, उस चीज को कंसीव होने से रोकेंगे। हम कोई एक्स्ट्रा चीज का यूज नहीं करेंगे, जो मैन मेड चीजें हैं उसका हम यूज नहीं करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, नेचुरल फिनोमिना का कुछ ना कुछ टाइमिंग ऐसा रखेंगे, या फिर कुछ चीजें ऐसी कंट्रोल करेंगे जिससे क्या हो, कॉन्सेप्शंस ना हो। ओके, तो पहला क्या आता है इसमें, पहला आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पहला क्या है, देखो एब्स्टिनेंस का मतलब क्या है, अवॉइड। क्या है, अवॉइड। मतलब अवॉइड का मतलब क्या है, उस टाइम में वो सब चीजें नहीं होंगी, अवॉइड करेंगे। देखो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, देखें किसी भी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की है, 28 डेज। ठीक है, 28 डेज में होगा क्या, मान लो 1 to 28 उसने लिखा कि भाई 1 to 28 ऐसा है, तो 10 to 70 उसका 10th डे और 17th डे जो होगा उसके बीच में उस फीमेल को इंटरकोर्स नहीं करना। क्यों नहीं करना, बिकॉज उस टाइम ओवुलेशन के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा। याद करो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो होता क्या है कि एलएच सर्ज जाता है, ओवुलेशन होता है, ये देखा होगा। वो कब होता है, मिड में होता है। कब होता है, वो मिड में होता है। तो होगा क्या कि ये जो 10 to 17 डेज, 10th to 17th डेज जो है, इन दिनों के बीच में ओवुलेशन के चांसेस क्या है, ज्यादा है। अगर ओवुलेशन के चांसेस ज्यादा है तो कॉमन सी बात है, अगर इस टाइम पीरियड में इंटरकोर्स होगा बच्चों, तो होगा क्या, उस टाइम जो कंसीव करने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या है, ज्यादा है। इसी वजह से इस पीरियड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, फर्टाइल पीरियड। क्या बोलेंगे बच्चों, फर्टाइल पीरियड। आई समझ में, क्या बोलेंगे बच्चों इसे, फर्टाइल पीरियड। आई समझ में, ओके, इतना आ गया समझ में आपको। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कुछ नहीं है, कोई फीमेल क्या करेगी, उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक चार्ट बनाएगी, उस चार्ट में वो क्या देखेगी, 10th to 17th डेज जो होगा उस साइकिल का, उस टाइम पीरियड में वो क्या नहीं करेगी, इंटरकोर्स नहीं करेगी, वो अवॉइड करेगी इंटरकोर्स से। तो इससे होगा क्या कि उसके जो चांसेस है कंसीव करने के, प्रेगनेंसी के, वो बहुत कम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम ओवुलेशन ज्यादा होने के चांसेस है, इससे पहले और इसके बाद में चांसेस बहुत ही कम है। और इसी वजह से इस पीरियड को हमने क्या बोला बच्चों, फर्टाइल पीरियड। क्या बोला हमने, फर्टाइल पीरियड। तो इस फर्टाइल पीरियड के दौरान क्या नहीं करना, उसे इंटरकोर्स नहीं करना, दैट इज उसे इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। इसीलिए इसका नाम क्या है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। मैं एक अच्छा सा डायग्राम आपको दिखाती हूँ जिससे आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। रट्टा नहीं मारना है, समझ लेंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने एक और अच्छा सा चार्ट बनाया था, मैंने क्या बनाया था, वो स्लाइड थी, एक सेकंड को बच्चों, यही है मेरे पास अभी फिलहाल। चल देखें, कोई फीमेल है, ठीक है, कोई फीमेल की क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसका ये उसने फ्लो चार्ट बनाया हुआ कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसे स्टार्ट हुई थी। तो वो क्या करेंगी, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये मान लो संडे मंडे, ये उसका जो भी XYZ टाइम पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब होगा क्या, वो जो इसका जो टाइम पीरियड है उसमें इन जो टाइम पीरियड्स में क्या कर रही है, वो अवॉइड कर रही, इसने क्रॉस लगाया है कि इस टाइम उसे क्या नहीं करना, इंटरकोर्स नहीं करना। बिकॉज ये जो टाइम है उसका कौन सा टाइम है, फर्टाइल पीरियड का टाइम है। इसी वजह से ये इस टाइम में इंटरकोर्स नहीं करेंगे। इससे पहले और इससे बाद में जो भी है उसमें ये इंटरकोर्स कर सकती है, और ताकि उससे क्या ना हो, कंसीव ना हो। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है अपना, विड्रावल या फिर कोइटस इंटरप्ट। सेकंड क्या है, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट। इसमें क्या होगा, देखो इसमें जो मेल है उसमें ये क्या है,
मान लो कोई मेल और फीमेल ड्यूरिंग इंटरकोर्स मतलब इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो होगा क्या, जब फीमेल मेल को लगेगा कि उसका सीमन उसकी पीनिस से बाहर निकलने वाला है, तो वो उसी टाइम क्या करेगा, जो फीमेल की वजाइना है उस वजाइना से अपनी पीनिस को बाहर निकाल लेगा, और जो इंसेमिनेशन होगा वो कहाँ होगा, फीमेल की वजाइना से बाहर हो जाएगा। अब सोचने की बात ये है, अगर सीमन ही वजाइना के अंदर नहीं गया तो कॉमन सी बात है प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो ये क्या है अपना विड्रॉवल या फिर कोइटस इंटरप्ट। इसमें क्या करेगा, हम थोड़ा इंग्लिश में बोलते हैं इसको, मेल विड्रॉ पीनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, और इसी वजह से क्या होगा, इंसेमिनेशन अवॉइड होगा। ओके, फिर आता है अपना थर्ड क्या है, लैक्टेशनल एमोनेरिया। देखें, एमोनेरिया का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब लैक्टेशनल एमोनेरिया मतलब जब मान लो कोई फीमेल है, फीमेल की डिलीवरी हुई मतलब पार्चुरेशन हुआ, उसने बेबी को बर्थ दिया, होगा क्या कि वो उसको दूध पिलाएगी। एक मदर अपने बेबी को क्या करेगी, ब्रेस्ट फीड करेगी। ओके, तो होगा क्या उस टाइम पीरियड में कि लैक्टेशनल मतलब जब उसका इंटेंस लैक्टेशन का मतलब समझ में आ रहा है कि बच्चे को स्टार्टिंग के दिनों में, स्टार्टिंग के महीनों में 6-7 महीने क्या करना पड़ता है ज्यादा, क्योंकि उसको दूध पे ही, माँ के दूध पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, तो उसको बोलेंगे हम इंटेंस लैक्टेशन। तो उस टाइम पीरियड में होगा क्या, उस टाइम पीरियड में जो फीमेल है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आएगी। तो इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, लैक्टेशनल एमोनेरिया। देखो, अगर किसी फीमेल को वो नहीं आ रही, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आ रही, तो कॉमन सी बात है ओवुलेशन भी नहीं हुआ होगा। क्या नहीं हुआ होगा, ओवुलेशन भी नहीं हुआ होगा। ये कॉमन सी बात है कि उसको ओवुलेशन ही नहीं हुआ। अब ओवुलेशन ही नहीं हुआ तो कॉमन सी बात है कि वो इस टाइम पीरियड में क्या कर सकती है, इंटरकोर्स, और इस इंटरकोर्स से होगा क्या, प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हैं, बहुत ही कम है। क्यों है, बिकॉज ओवुलेशन ही नहीं हुआ। तो कॉमन सी बात है, अगर उसकी सीमन जो उसकी वजाइना के अंदर एंटर भी कर गया तो वो जाएगा कहाँ, उसको ओवम तो मिलेगा ही नहीं, तो कैसे होगी कंसीव। तो कॉमन सी बात है कि ये लैक्टेशनल एमेनोरिया से क्या होगा कि जब कोई फीमेल है वो इंटेंस लैक्टेशन करेगी किसका, अपने बेबी का, तब होगा क्या, उसके अंदर ओवुलेशन नहीं होगा। ओवुलेशन नहीं होगा तो कॉमन सी बात है क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा बच्चों, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी तो कॉमन सी बात है, ये भी बहुत ही कॉमन सी बात है कि सीमन अगर उसके अंदर एंटर भी कर गया तो स्पर्म को ओवम ही नहीं मिलेगा, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो कॉमन सी बात है बेबी कैसे कंसीव करेगी वो। ओके, हाँ जी। अब मैं इसका थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। रुको, मैं पहले आपको दिखाती हूँ। इसकी एक ड्रॉबैक है कि ये 6 मंथ तक अवेलेबल है आफ्टर पार्चुरेशन। कब तक, 6 महीने, बेबी की डिलीवरी के 6 महीने बाद तक ही ये हो सकता है। उसके बाद में इसके फेलियर के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये मैक्सिमम कब तक मतलब हम उसको कह सकते हैं कि ये कब तक इफेक्टिव है, ये है मैक्सिमम 6 मंथ तक इफेक्टिव है आफ्टर पार्चुरेशन। अब इसका रीजन क्या है, कि इसका एक्चुअल में रीजन क्या है कि ऐसा होता क्यों है कि लैक्टेशन के टाइम में ओवुलेशन क्यों नहीं होता। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपटीशन में। तो होगा क्या, देखिए मैं इसका डायग्राम भी दिखा देती हूँ और आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। हाँ जी, देखें, ओके, देखिए बेबी जब ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो बेबी क्या सक करेगा, जो ब्रेस्ट है, मेमरी ग्लैंड्स है, उसके निपल को सक करेगा। निपल को सक करने से होगा क्या, उसके जो फीमेल है क्या रिलीज होगा, उसके अंदर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन की अमाउंट क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि जब बेबी जो सकल करता है, जब मतलब बेबी सक करता है ब्रेस्ट को, तब होगा क्या कि उस जो फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन का अमाउंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कि प्रोलैक्टिन काफी अमाउंट में फोल्ड हो जाएगा। इसी वजह से होगा क्या कि ये जो
प्रोलैक्टिन किस पे जाएगा, प्रोलैक्टिन एक्ट करेगा अपनी हाइपोथैलेमस पे, और हाइपोथैलेमस पे एक्ट करने से होगा क्या कि जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस रिलीज करती है, उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही कम हो जाएगा। इसकी वजह से अपना जो हाइपोथैलेमस किसको मैसेज भेजती थी, पिट्यूटरी को। अगर जीएनआरएच ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो अपनी जो पिट्यूटरी है वो ना एलएच को प्रोड्यूस करेगी ना एफएसएच को प्रोड्यूस करेगी। अगर ये दोनों हार्मोन ही प्रोड्यूस नहीं होंगे तो ओवुलेशन नहीं होगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब बेबी को फीड करती है कोई फीमेल तो प्रोलैक्टिन का अमाउंट क्या हो जाता है, काफी अमाउंट में बढ़ जाता है उसकी बॉडी के अंदर। और प्रोलैक्टिन कहाँ पे जाके इफेक्ट करेगा, सीधा प्रोलैक्टिन का अमाउंट अगर ज्यादा ही बढ़ जाए तो सीधा हाइपोथैलेमस पे जाके नेगेटिव फीडबैक देगा और क्या करेगा, जीएनआरएच का प्रोडक्शन क्या करवा देगा, रिड्यूस करवा देगा। और जैसे ही जीएनआरएच का प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या रिलीज नहीं करेगी, एलएच एंड एफएसएच। और जैसे ही वो एलएच एंड एफएसएच रिलीज नहीं करेगी तो जेन्युइन सी बात है ओवुलेशन ही नहीं होगा। तो रीजन समझ में आया कि एक्चुअल में ये होता क्यों है। ओके, अब आता है एडवांटेजेस क्या है इस नेचुरल मेथड की, क्या है इसके नेचुरल मेथड की एडवांटेजेस। तो पहली एडवांटेज क्या है इसकी, पहली एडवांटेज ये है कि ये क्या नहीं होता, इसके अंदर कोई भी हमने बाहर से चीज को यूज नहीं किया है, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल चीज को हमने, ना ही कोई मेडिसिन को यूज किया, ना ही हमने कोई डिवाइस को यूज किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हम दवाइयां का या फिर किसी भी डिवाइस का यूज नहीं करेंगे तो जेन्युइन सी बात है कि इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल ही कम है, मतलब इसके नील या फिर जीरो साइड इफेक्ट है। नेचुरल मेथड का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट के चांसेस नहीं है, मतलब जीरो साइड इफेक्ट है। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या था, नेचुरल मेथड या फिर नेचुरल मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, हमें कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स का नेचुरल मेथड हमने पढ़ लिया है। इसके जस्ट बाद हम क्या पढ़ेंगे, अपना सिंथेटिक या फिर मैन मेड सिस्टम। ओके।